नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी चैनल पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में हमने स्टार्ट किया था कि कुछ इकोसिस्टम्स देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि टाइप क्या होती है, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में हमने बात की थी। और नेचुरल में फिर मैंने फर्दर क्लासीफाई किया था टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि स्थलीय और जलीय टाइप के नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं जो कि प्रकृति हमें प्रदान करती है। अब टेरेस्ट्रियल में मैंने बताया था स्थल पर कौन कौन से इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो वन हो सकते हैं, ग्रासलैंड हो सकते हैं, टुंड्रा हो सकते हैं और डिजर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये चार टाइप के पाए जाते हैं। यानी कि जंगल या वन जो पाए जाते हैं वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड जो हमारा एरिया है, यहाँ पर छोटी घासें उगती हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु आपस में किस प्रकार का संबंध रखते हैं, जो एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, टुंड्रा में एक इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है उनका अपना, ठंडी इलाके में जहाँ पर काई, लाइकेन इत्यादि चीज़ें उगती हैं। और डिज़र्ट जहाँ पर बारिश कम होती है, एरिड एरिया है, वहाँ पर एक विशेष टाइप का इकोसिस्टम है। वहाँ रहने वाले जानवर, वहाँ उगने वाले पौधे, एक जैव विविधता जो वहाँ पाई जाती है, उसके हिसाब से इस प्रकार से होता है। फिर एक्वेटिक में हमने देखा था कि 3 टाइप के इकोसिस्टम थे। पहला था ओशियनिक, सागरीय, दूसरा था संक्रमणकालीन और स्वच्छ जल। तो हमने संक्रमणकालीन पढ़ा था। संक्रमणकालीन में मैंने फर्दर क्लासीफाई किया था कि उसमें वेटलैंड इकोसिस्टम था जो हमने पढ़ लिया था, मैंग्रोव इकोसिस्टम था दूसरा, ये भी हमने पढ़ लिया था, और तीसरा था एस्चुरीज इकोसिस्टम, यानी कि ज्वारनदमुख परितंत्र। तो तीसरा जो था वो था एस्चुरीज या ज्वारनदमुख परितंत्र। तो ज्वारनदमुख होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि ज्वारनदमुख या इंग्लिश में एस्चुरी जिसको कहते हैं वो क्या होता है। तो एस्चुरी जो होता है वो एक ऐसा एरिया होता है, जैसे सपोज करिए कि नदी बह करके आ रही है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो बहते हुए समुद्र से मिलती है, ठीक है, वहाँ ये एस्चुरी फॉर्म करती है। एस्चुरी फॉर्म करती है अगर डेल्टा नहीं बना रही, डेल्टा क्या है, अगर अपना अवसाद या सेडिमेंट्स जो लेकर के आती है उसे यहाँ पर लाके समुद्र में जो है निक्षेपित नहीं करती, डिपॉजिट नहीं करती, तो जो है ये एस्चुरी फॉर्म करती है। ठीक है, यानी कि बिना डेल्टा बनाए अगर मिलती है तो एस्चुरी फॉर्म कर रही है। और एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस एरिया में चूँकि नदी आकर के समुद्र में मिल रही है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है। और होता क्या है कि इसमें दोनों टाइप के, ये सलाइन वाटर है, समुद्र जो है खारा पानी है, और ये जो है मीठा पानी है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ब्रैकिश वाटर नहीं है, सलाइन वाटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी अधिक होती है। जितने सेडिमेंट होते हैं या फिर जो प्रदूषक हैं, दलदली भूमि जो हो जाती है यहाँ पर, इस तरह के प्रदूषण एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, यानी कि कोई भी पोल्यूटेंट है तो इतना मार्शी लैंड होता है, दलदली इलाका होता है कि उन पोल्यूटेंट्स को भी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आती है जो एस्चुरीज होती हैं उस एरिया में, जैसे कोई भी सीवेज का वाटर है तो वहाँ पर जो है बह रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मछली पालन, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मछली वहाँ पे पाई जाती है जहाँ हल्का वाटर होता है। हल्का का मतलब कि ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, थोड़ा सा लाइट वार्म वाटर रहेगा तो मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर ल्यूक वार्म, लाइट वार्म नहीं, ल्यूक वार्म मतलब थोड़ा सा गुनगुना भी नहीं, बेसिकली बहुत ठंडा पानी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म पानी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल पानी अगर रहता है तो फिर वहाँ पर मत्स्य या मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर एल्गल ब्लूम की भी समस्या आती है। एल्गल ब्लूम क्या है? एल्गल ब्लूम क्या है? हिंदी में बोलते हैं शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा शैवाल, यानी कि शैवालों की संख्या में आशातीत वृद्धि हो जाती है इस इलाके में। ठीक है, हर जगह जो है आपको एल्गी ही दिखाई देंगे, बिल्कुल चिकना सा ग्रीन हो जाएगा नीचे। जान ही रहे होंगे एल्गी क्या होता है, काई जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उस तरह की कुछ समस्याएं यहाँ पर आती हैं। लेकिन जो एस्चुरीज़ हैं, चूँकि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो एक टाइप का पारितंत्र का निर्माण करती हैं। कुछ स्पीसीज़ हैं जो इस एस्चुरी के इलाके में पाई जाती हैं, तो इसलिए हम लोग इसका इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर आकर के
सागरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कोरल रीफ या कोरल इकोसिस्टम, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी सागरी में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, प्लैंकटन से रिलेटेड, वो आप खुद से पढ़ सकते हो, उसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एक जनरल रीडिंग करनी है, ठीक है। तो अभी आप कोरल रीफ के बारे में पढ़ लो, जो कि सागरीय ओशनिक के अंदर में आता है। उसके बाद हम लोग स्वच्छ जल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बताया था सुपोषण की स्थिति या यूट्रोट्रॉपिक जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं, तो यूट्रोट्रॉपिक की स्थिति आती है, उसे पढ़ना जरूरी है, जो आए दिन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए कोरल रीफ पर चलते हैं या कोरल इकोसिस्टम पर चलते हैं। कोरल इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले ये समझना है कि कोरल क्या होता है। कोरल, जिसे हम लोग हिंदी में मूंगा भी कहते हैं, बट वो होता क्या है बेसिकली, आपने देखा होगा डेंड्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इधर भी इसे भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जीव होते हैं। इन्हें जो कोरल है उसमें क्या होता है, वो जीव से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिप, ठीक है। सबसे पहले ये समझना है कि कोरल जो है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक जीव के द्वारा निर्मित किया जाता है कैल्शियम का, जिसे कहते हैं, उस जीव को कहते हैं पॉलिप। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर जान ली कि ये जो पॉलिप है, ठीक है, ये है क्या, ये घर बनाता है। किसका बनाता है? चूने का घर बनाता है, यानी कि कैल्शियम से निर्मित एक घर बनाता है, ठीक है। और उसमें रहता कौन है? उसमें रहते हैं ज़ूज़ैंथलाई। कौन रहते हैं? ज़ूज़ैंथलाई। हिंदी में भी यही है, ज़ूज़ैंथलाई, ठीक है। इसके अंदर कौन रह रहा है? ज़ूज़ैंथलाई। तो हिंदी में भी जो ज़ूज़ैंथलाई इसको कहते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, नाम बस सुनते रहना है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन रखते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशन क्या होता है? आपने वेनम मूवी देखी होगी, आशा करता हूँ सबने देखी होगी, ठीक है। तो वेनम मूवी में क्या आता है, एक होस्ट होता है, ठीक है, जो किसी के ऊपर रह रहा होता है, ओके। तो ये दोनों एक साथ जो है सहपरोपकारिता इसको बोलते हैं, सहपरोपकारिता। लाइकेन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर पॉलिप और शैवाल, यानी कि शैवाल का नाम क्या है? ज़ूज़ैंथलाई, वो दोनों एक साथ में रह रहे हैं। पॉलिप इसको घर दे रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि चूना का घर दे रहा है या फिर कैल्शियम का घर दे रहा है। और ज़ूज़ैंथलाई क्या करता है? वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। आपने कभी जब भी आपने सी डाइविंग देखी होगी, ठीक है, तो या स्कूबा डाइविंग देखी होगी, तो देखा होगा कि लोग मुंह में वो ऑक्सीजन का पाइप डाल के पीठ पर सिलेंडर लाद के चले जाते हैं ओशियंस के अंदर। तो वहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज़ के साथ साथ हम लोग को क्या दिखता है? कुछ रेड कलर के झाड़ियाँ टाइप का, कुछ ब्लू कलर के, कुछ ग्रीन कलर के, कुछ मल्टी कलर के, ठीक है। तो वही है कोरल आपका, ठीक है। उस कोरल के ऊपर वो ज़ूज़ैंथलाई रहता है। कोरल जब ज़ूज़ैंथलाई हट जाती है, यानी कि जो कलरफुल स्ट्रक्चर है वो ज़ूज़ैंथलाई है, शैवाल है, जब वो हट जाता है, किसी भी कारण से हट जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा कोरल ब्लीचिंग में। तो जब वो किसी भी कारण से हट जाता है तो आपका वाइट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कलरफुल कोरल्स नहीं रह गए हैं, थोड़े बहुत से रह गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो ये लोग सिम्बियोट रिलेशनशिप में या सहपरोपकारिता में रहते हैं। अभी चलते हैं, इन्हें बोला क्या जाता है? तो इन्हें बोला जाता है महासागरीय वर्षावन या रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। क्यों? क्योंकि कोरल्स जो होते हैं वहाँ पर कुल मिला के फंडा यही है ना कि हम लोग इकोसिस्टम के अंडर में पढ़ रहे हैं, तो एक डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि जो पॉलिप हैं, जो अपना चूने का घर बना रहे हैं, वो केवल ज़ूज़ैंथलाई नामक शैवाल को ही अपने वहाँ रहने का प्रश्रय दे रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी अनेक स्पीसीज़ जो है उन झाड़ियों में छुप कर रहती हैं। बहुत सारी मछलियां हैं, हो सकता है कि उनका रिप्रोडक्शन का एरिया वही हो जहां पर वो अपने प्रजनन के लिए अपना अनुकूलित वातावरण पाती हों। अनेक जीव जंतु उन्हीं कोरल्स के बीच में रह करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए जब कोरल लॉस्ट होते हैं, यानी कि जब कोरल जो है उनका विरंजन होता है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स होती है, यानी कि ऐसे समझिए कि जब शैवाल उन पर से हट जाते हैं और जो पॉलिप होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग का नाम देते हैं। और वो हमारे जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए
हमारे अर्थ के लिए, बेसिकली हमारे ओशियंस के लिए एक बहुत ही ख़राब और एडवर्स कंडीशन है। वो एक चेंज को दिखाता है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक हो गया पानी का, या बहुत ज़्यादा कम हो गया पानी का, सेडिमेंट्स अगर आ गए, पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हो गए, तो इस कंडीशन में एक वो सिंबल है, एक अलर्ट है कि आपकी कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, अब कोरल रीफ जो होती है उनकी भी 2-3 टाइप्स हैं, तो यहाँ पर मैंने टाइप्स लिख के रखी हैं। पहला होता है तटीय प्रवाल, जिनको फ्रिंजिंग बोलते हैं, यानी कि ये तट के किनारे किनारे पाए जाएंगे। अवरोधक, जिन्हें बैरियर बोलते हैं, बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, वो बैरियर रीफ का ही एग्जाम्पल है। और तीसरा होता है, इसे बोलते हैं अटॉल। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग समझते हैं आगे, तो बारी बारी ऐसे ही बोलता जाता हूँ और समझना की कोशिश करिएगा। मैंने बताया कि जो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं या तटीय प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है कि वो स्थल से रिलेटेड रहेंगे, कि जो अपनी कोस्ट लाइन होगी, सपोज करिए एक कोस्ट लाइन है, तो यहीं से रिलेटेड यहीं पर बिल्कुल पास में रहेंगे, इसलिए फ्रिंजिंग या तटीय इनका नाम होता है। एक चीज़ और है कि जब ये जहाँ पर रहेंगी वहाँ पर जो ढाल होगा, यानी कि जो भी ढाल है पानी समुद्र से सटते हुए, वो थोड़ा सा लो स्लोप होगा, यानी कि बहुत कम ढाल होगा, धीरे धीरे फिर गहराई बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए थोड़ी सी संरचना इनकी क्या होती है, उबड़ खाबड़ टाइप का वो एरिया आपका कोस्ट लाइन हो जाता है जहाँ पर ये पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त क्या है कि कहीं कहीं पर होगा क्या कि जहाँ पर ये हैं, मैंने बताया लगून क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। मान लीजिए इस तरह से ये डेवलप हुई हैं और कोस्ट लाइन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये इतनी रिच मात्रा में है कि यहाँ पर एक लगून का निर्माण हो जाता है। तो लगून का निर्माण अगर हो रहा है कोरल्स की मदद से, तो किस टाइप के कोरल की मदद से हो रहा होगा, तो तटीय प्रवाल या फ्रिंजिंग की मदद से ही कभी कभी लगून का भी निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोट चैनल कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब तटीय प्रवाल के क्या एग्जाम्पल हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर तटीय प्रवाल के कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आपको याद रखना है। इंडिया में पाए जाने वाला 2-3 है, जैसे मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, निकोबार अंडमान द्वीप समूह के पास है, पाक स्ट्रेट है, यानी कि पाक की खाड़ी है, और फ्लोरिडा में, दक्षिण फ्लोरिडा, साउथ फ्लोरिडा में पाया जाता है वो। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं अवरोधक या बैरियर रीफ पर, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी टाइप के कोरल है। ये क्या होते हैं कि सपोज करिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा है। ठीक है, अपने इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा ऑस्ट्रेलिया बनता है। आपको अगर मैप याद होगा तो कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और फिर ऐसे बनता है। तो इस डायरेक्शन में तट से थोड़ी दूरी पर, ठीक है, ये पाए जाते हैं और तट के ही समानांतर, यानी कि पैरेलली फैले होते हैं एक बड़े भाग में ऐसे। ओके, और ये कई कई जगह पर टूट फूट जाते हैं, कुछ कारणों से भी टूट जाते हैं। अभी कुछ ऑयल वेसल्स के कारण जो है ये कोरल काफ़ी प्रभावित हो रहे थे कुछ वर्ष पहले, तो कहीं कहीं पर टूट फूट भी इनमें होती है क्या कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। आप अपने मैप में देख सकते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। मैपिंग के लिए आप जो बुक ले सकते हैं, आप ब्लैक स्वॉन का ले सकते हैं, एटलस, और अगर हिंदी मीडियम से हैं आप तो ऑक्सफोर्ड का। ओके, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो लगभग 2000 किलोमीटर लंबी एक पैरेलल रेंज है रीफ की, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है। नेक्स्ट है अटॉल, अथवा इसी को वलयाकार प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, या अटॉल रीफ कहते हैं। तो तीसरा पोर्शन है अटॉल। अटॉल क्या होता है कि ये कहाँ पाया जाएगा, ये कुछ द्वीप या आइलैंड्स के आसपास पाया जाएगा। जैसे कोई आइलैंड है, इसके आसपास में ये अटॉल पाए जा रहे हैं, या फिर कोई उठा हुआ पठार है पानी में ही, जिसके आसपास में अटॉल पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली घोड़े की नाल टाइप की संरचना होती है। आपने अगर देखा होगा, ऐसा कुछ संरचना होता है इनका, इसी को बोलते हैं अटॉल। जैसे फिजी द्वीप में पाया जाता है, इसे फिजी अटॉल कहते हैं, फुनाफुटी अटॉल कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फुनाफुटी अटॉल। तो ऐसी डेस्टिनेशन, बेसिकली हनीमून डेस्टिनेशन जहाँ पर होती हैं, वो अटॉल्स वहाँ बेसिकली देखे जाते हैं। इसके अलावा ये भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो अटॉल कई सारे समूह में अगर हों, बहुत सारी इस घोड़े के नाल के टाइप के अटॉल्स अगर साथ में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग फेरोज़ कहते हैं, फेरोज़। ठीक है, ये
तो अगर कहीं फेरोज मिलता है तो फेरोज क्या है, द ग्रुप ऑफ अटॉल्स इज कॉल्ड फेरोज। आगे देखते हैं कोरल की ब्लीचिंग कैसे कैसे होती है। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है पहले ये समझते हैं। कोरल ब्लीचिंग ये होती है कि कोरल का रंग उतर जाए, यानी कि कोरल का विरंजन हो जाए, तो उसी को बोलते हैं कोरल या प्रवाल विरंजन, हिंदी में प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है, पहले एक बार समझते हैं होता क्या है। हालांकि मैंने एक बार बताया है, फिर भी समझते हैं कि होता क्या है। कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये हुआ कि जो कोरल हैं उनकी ब्लीचिंग हो जाए, यानी कि जितने भी रंगीन चीज़ें उस पर दिख रही हैं वो वॉश्ड आउट हो जाए और बिल्कुल वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर बचे जो कि आपको आर्टिफिशियल सा लगे या फिर हड्डी नुमा लगे या फिर दिखाई दे कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, वो चूना का बना हुआ है। तो होता कैसे है, तो पर्यावरण ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल है, मैन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हमारे एक्ट्स रिस्पॉन्सिबल है। लाइक हम लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं तो उससे पलूट करता है, या सीधा सीवेज बहा दे रहे हैं, सेडिमेंट्स जा करके बैठ जा रही हैं, तो जो कोरल्स इस टाइप के ज़मीन के तलछटों में होंगी, जो समुद्र के बिल्कुल बेसिन में होंगी, वहाँ पर क्या होगा, जा करके वो अवसाद बैठेगा और कोरल का ब्लीचिंग करेगा। एक तो रीज़न ये हो गया। इसके अलावा क्या है कि जो बेसिक चीज़ है, जो एक्चुअल पॉइंट है वो ये होता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है, ठीक है ना, होता कैसे ज़्यादा है, सनलाइट मान लो कि ज़्यादा मिल रही है, किसी तरीके से प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा हो जा रही है, सनलाइट ज़्यादा नहीं मिली है, प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा हो रही है, जिससे ये महसूस हो रहा है कि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होने से सनलाइट ज़्यादा मिल रही है। उससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे अधिक होने लगेगा। फोटोसिंथेसिस अधिक होने लगेगा तो जो भी टिश्यूज़ हैं कोरल्स के, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। मैं इसको लिख के थोड़ा बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस यानी कि, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ज़्यादा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा टिश्यूज़ में, ऊतकों में, कोरल के ऊतक में बढ़ जा रही है, और बढ़ जाने के कारण ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। फिर क्या करता है कोरल, जो खुद को बैलेंस करने के लिए जो शैवाल होता है, जिसका नाम मैंने कई बार बताया, जूज़ैंथेलाई, उसको कुछ को शरीर से आउट कर देता है। कहता है कि तुम मेरे घर में नहीं रहोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा कर दे रहे हो, मैं सोख नहीं पा रहा हूँ। उसके कारण क्या होता है कि जब जूज़ैंथेलाई क्या करेगा कि भाई मुझे बाहर तो मत भेजो, हाँ मैं जो कुछ ज़्यादा रंगीन ग्रीनिश है, ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है, जिससे फोटोसिंथेसिस कर पा रहा हूँ, वो मैं कुछ कम कर देता हूँ अपने उन मेंबर्स को। तो क्या करता है कि अगर पूरे एरिया में, इतने एरिया में उसका ग्रीन फैला हुआ था, तो वो थोड़ा सा इतने एरिया में उसको कर देता है। इतना एरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, इतना एरिया फोटोसिंथेसिस करेगा। यानी कि जब ये अपने आप को फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं छोड़ा, यानी कि एक तरह से उसका अस्तित्व जो है वो नष्ट हो गया, यानी कि उतनी मात्रा में वो उस पर नहीं बचे, ठीक है। और धीरे धीरे जो है इसी प्रकार से जैसे जैसे इस तरह की डिमांड होती जाती है, फिर ये एरिया घटता चला जाता है, और घटने से अब दोनों का लॉस होता है, अंदर रह रहे पॉलिप का भी लॉस होता है और बाहर आपके जूज़ैंथेलाई नामक एल्गी का भी लॉस होता है, और धीरे धीरे पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो वाइटिश स्ट्रक्चर आपको दिखने लगता है। चूँकि एक चीज़ और है कि ये की स्टोन प्रजाति है, की स्टोन स्पीसीज़ है। जो कोरल रीफ होता है वो क्या है, की स्टोन प्रजाति है। और की स्टोन प्रजाति के बारे में मैंने बताया था कि ये ऐसी प्रजातियाँ जो जिनके ख़त्म होने पर आसपास की कई सारी प्रजातियाँ ख़त्म होने लगती हैं, या उन पर एक एडवर्स या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन्हें हम लोग की स्टोन प्रजाति कहते हैं। तो जब ये की स्टोन है तो इसके ख़त्म होने से क्या होगा वो आपको आइडिया लग गया होगा, यानी कि आसपास की अनेक प्रजातियों में, जीव जंतुओं में खतरा आ जाता है, उनके जीवन पे एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। कारण क्या है, कारण है कोरल माइनिंग। कोरल की बहुत ज़्यादा माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोरल की माइनिंग का मतलब आपको पता होगा, मूंगे की अंगूठी पहन रहे हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो कहते हैं ओरिजिनल मूंगा है, इटालियन मूंगा है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, वहीं से आ रही हैं। उसके अलावा डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हो। उसका हड्डी नुमा स्ट्रक्चर चाहिए आपको, जो वाइट कलर का चूना पत्थर है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और भी अनेक चीज़ों में मेडिसिनल हेल्प ले रहे हो, औषधीय तरीके का। तो कोरल माइनिंग कर रहे हो एक तरीके से, कोरल को खोद के निकाल रहे हो अपने यूज़ के लिए। दूसरा है टेम्परेचर, अगर वाटर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी कोरल ब्लीचिंग होती है, और बहुत ज़्यादा घट जाए तो भी जूज़ैंथेलाई उस तरीके से वहाँ पर नहीं रह पाते हैं, तो भी कोरल ब्लीचिंग होती है। तीसरा है साइक्लोन, अगर साइक्लोन आता है तो भी उनका विरंजन होता है,
फिर है सेडिमेंट डिपोजिशन, मैंने बता ही दिया। अगर अवसाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है जमता है, गाद जमती है, तो उससे भी कोरल की मृत्यु होती है, यानी कि जो पॉलिप होते हैं वो मरते हैं या जूजेंथेलाई जो है छोड़ करके चले जाते हैं, उन्हें आवास नहीं मिल पाता। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये काफ़ी बड़ा रीज़न है। प्लेट टेक्टोनिक्स अगर जरा सा भी हिलता डुलता है प्लेट टेक्टोनिक, जैसे सुनामी आई तो पता नहीं कितने हज़ारों हज़ार कोरल्स की जो है लंबी लंबी जो झाड़ियाँ हैं या एटॉल टाइप के हैं वो पूरे ख़त्म हो गए। ओशनिक पोल्यूशन, किसी भी टाइप का प्रदूषण कर रहे हो अगर ओशंस में, लाइक प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हो या फिर ऑयल स्पॉइलेज हो जा रहा है अंदर, या फिर जो गार्बेज डे टू डे गार्बेज आप डाल रहे हो, कहीं अगर ट्रैवल कर रही हैं बड़ी शिप्स तो उनसे अगर कोई लीकेज किसी तरीके का हो रहा है, ठीक है, तो या फिर डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनीथिंग, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आप कह रहे हो ओशन में डिस्ट्रॉय कर दो। तो इस तरह के जो भी पोल्यूशन है, जो डे टू डे पोल्यूशन कर रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा जो है हानि होता है, वो बहुत इंजूरियस है आपके कोरल्स के लिए। फिर एल नीनो का प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये दोनों हीटिंग से रिलेटेड है, यानी कि तापायन हो रहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापन हो रहा है, उससे भी होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है, हमने ओशियंस में एक पढ़ लिया कोरल ब्लीचिंग या कोरल रीफ के बारे में पढ़ लिया, कोरल इकोसिस्टम। हमने 3 पढ़ा था ट्रांजिशनल में, जिसमें हम लोग का था एक मैंग्रोव, एक हम लोग का था एस्चुरी, और तीसरा था हम लोग का वेटलैंड। ओके, तो ये हमने पढ़ा था ट्रांजिशनल के अंडर में। अब हम लोग आते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासिफिकेशन याद होगा जो मैं अभी मुंह से बोल रहा था, ये क्लासिफिकेशन मैंने किया था। ओशनिक के अंडर में मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कोरल इकोसिस्टम। संक्रमणकालीन के अंदर में 3 मैंने पढ़ाया था, एक मैंने आपको पढ़ाया था वेटलैंड, दूसरा पढ़ाया था मैंग्रोव, और तीसरा पढ़ाया था अभी जो आज पढ़ाया है एस्चुरी। फ्रेश वाटर के अंडर में हम लोग जा रहे हैं फ्रेश वाटर के अंडर में पढ़ने। फ्रेश वाटर के अंडर में क्या क्या आएगा, तो फ्रेश वाटर के अंडर में 2 टाइप का हो सकता है, मैंने समझाया था लास्ट क्लास में। एक होता है स्थिर जलीय, जिसमें बोलते हैं लैंटिक, दूसरा होता है जलीय पारितंत्र, बहता हुआ, ठीक है, फ्लो कर रहा है, फ्लो टाइप का एक्वेटिक। तो जलीय पारितंत्र के स्थिर वाले में हम लोग क्या देखेंगे, 2-3 चीज़ें आएगी। आप खुद से सोचिए कि स्थिर जल मतलब कहाँ कहाँ पाया जाएगा। आपके किसी तालाब में पाया जाएगा, ठीक है, रिवर में पाया नहीं जाएगा, तो पॉन्ड हो गया आपका, पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है वो आपका स्थिर इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसे ही हम लोग देख लेते हैं कि ये इकोसिस्टम किस टाइप का है, ठीक है। तो झील हो गई, तालाब हो गया, ये दोनों चीज़ें। तो ऐसे देखेंगे, जैसे बैकाल को भी झील कहते हैं, बैकाल लेक कहते हैं, ठीक है, या फिर कोई छोटा पॉन्ड हो गया। तो अगर इसका एरिया देखें तो एरिया जो है वो छोटी जगह से लेकर के, यानी कि फ्रॉम 2 to 10 मीटर से लेकर के ये बहुत अधिक तक, यानी कि हज़ारों किलोमीटर तक हो सकता है। स्क्वायर मीटर में होगा, यानी कि मान लीजिए 50 स्क्वायर मीटर से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में हो सकता है। और इनकी जो डेप्थ होती है वो थोड़ी डेप्थ, यानी कि 5 to 10 से लेकर के 200-300 मीटर्स तक इनकी डेप्थ हो सकती है। अब इनमें जो पौधे होते हैं, लाइक कोई भी लेक है या पॉन्ड है, इसमें जो पौधे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सबसे अधिक क्या होती है, एल्गी या शैवाल। शैवाल की मात्रा इनमें सबसे अधिक होती है। ये क्या करते हैं कि सनलाइट को लेते हैं और इसकी सोलर एनर्जी को किस में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, और यहाँ से खाद्य श्रृंखला या फूड चेन स्टार्ट होती है। जब इन्होंने केमिकल एनर्जी में बदल दिया तो फूड चेन स्टार्ट होती हैं। अब इन पर निर्भर एल्गी के इस रासायनिक ऊर्जा जो है उस पर निर्भर बहुत सारे जीव जंतु जो है उस तालाब में, उस लेक में पलने लगते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, लगभग हर महाद्वीप में, हर कॉन्टिनेंट में लगभग पाए जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो या फिर वाटर जो है अगर इनफ है, अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है। तो इस तरह की अनेक सारी क्लाइमेटिक चेंजेस हम लोग हर जगह देख सकते हैं कि कहीं पर पानी अधिक है, कहीं पर कम है, कहीं पर टेम्परेचर अधिक है, कहीं पर कम है, ठीक है। और इसमें जो भी जलीय पौधे होंगे, इस पूरे सिस्टम में जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, जो भी जलीय पौधे होंगे, वो क्या करेंगे, वो जो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है या जल में घुली ऑक्सीजन है उसका ही प्रयोग करेंगे। अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं
पौधे हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो जल में घुली हुई CO2 है उसका यूज़ करेंगे, और अगर छोटे जीव जंतु हैं तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि ये CO2 का यूज़ करेंगे प्लांट्स, और O2 को रिलीज़ करेंगे, और O2 जो घुलेगी जल में वो वहाँ पर छोटे जीव जंतु जो होंगे उसका यूज़ करेंगे। अब अगर दो तरह की चीज़ें देखी जाए तो जो भी ट्रॉपिकल एरिया होता है, जो भी उष्ण कटिबंध होता है यानी कि गर्मी वाला जोन होता है, वो किसी भी और जोन से, चाहे वो सब ट्रॉपिकल एरिया हो यानी कि उपोष्ण हो या शीत कटिबंध हो, ठीक है, उन सबसे ज़्यादा उत्पादक यानी कि प्रोडक्टिव होता है। यहाँ की उत्पादकता क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स पाए जाएंगे, ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होगी। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उनको बांट दिया जाता है कि जैसे तटीय क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं तो लिटोरल जोन कहा जाएगा, सरोवर में पाए जा रहे हैं तो लिम्नेटिक जोन, और अगर गहराई वाले क्षेत्र हैं तो गहन क्षेत्र या प्रोफाउंडल जोन कहा जाएगा। तो इसे भी देख लेते हैं यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन में। मैं पॉज करके इन चीज़ों को लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये 3 टाइप है। तटीय को लिटोरल बोलेंगे, LITORAL। नेक्स्ट सरोवर टाइप का आएगा जो तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम मात्रा में प्रकाश प्राप्त करेगा, ठीक है। और तीसरा है गहन यानी कि गहरा क्षेत्र है ये, प्रोफाउंडल, बस नाम जानिए आप, ज़्यादा आपको कुछ नहीं जाना है। इसे सनलाइट ज़्यादा मिलेगी, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, इसे अपेक्षाकृत कम मिलेगा, और इसे सबसे कम मिलेगा, ठीक है। डायटम्स कहाँ पाए जाते हैं अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो डायटम्स तटीय क्षेत्र या लिटोरल जोन में पाए जाएंगे। डायटम्स होते क्या हैं? जब कोई व्यक्ति डूब कर मरता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। डायटम टेस्ट कब किया जाता है? डायटम टेस्ट जैसा एल्गी होता है ना, डायटम इज अ सॉर्ट ऑफ एल्गी, एक एल्गी टाइप का है। तो जब कोई व्यक्ति डूब कर मरता है तो वो पानी पी लेता है, और जब किसी व्यक्ति को, और डायटम्स जो होते हैं वो पेट के अंदर चले जाते हैं और हर अंग में जो है डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। और जब किसी व्यक्ति को मार के फेंका जाता है तो पानी नहीं पीता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर फिर दूसरा होता है बॉडी का, ठीक है। हालांकि पानी शरीर में चला जाता है, लेकिन डूब के मरने में व्यक्ति पानी पी लेता है। तो डायटम टेस्ट से ये जाना जाता है कि व्यक्ति ने पानी पिया था यानी कि डूब के मरा है, या फिर मारने के बाद उसे फेंका गया है। तो डायटम टेस्ट उस लिए जो है किया जाता है। अब बहुत शॉर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि सपोज करिए यहाँ पर एक पॉन्ड है जिसमें आपकी कुछ मछलियाँ घूम रही हैं, ठीक है, कुछ मछलियाँ जो है यहाँ पर घूम रही हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये पॉन्ड फ्रेश वाटर से भरा होगा, आसपास क्रॉपलैंड है, फसलें उगाई गई हैं, ठीक है, और मानव बस्तियाँ भी हैं। जब ये फ्रेश वाटर से भरा होगा तो मछलियाँ इसमें खुश होंगी, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी और सब कुछ सही चल रहा होगा। फिर हुआ क्या कि फर्टिलाइज़र का यूज़ होना शुरू हुआ, घर से कुछ सीवेज निकला, कुछ सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, ठीक है, और जा कर के दूसरी सिचुएशन अब मैं यहाँ बना रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे जो है थोड़े सेडिमेंट्स, थोड़ा सा अवसाद यहाँ पर बैठनी शुरू हुई, मछलियों की संख्या थोड़ी कम हो गई, एक आध मछली जो हम लोग यहाँ से गायब कर देते हैं, ओके, मछलियों की संख्या कम हुई। और भी मानव जनित प्रदूषण, मैन मेड पोल्यूशन जो है यहाँ पर किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप का किया जा रहा है। प्लास्टिक बैग्स फेंक रहे हैं, घर का कूड़ा कचड़ा सामान सब कुछ इस तालाब में धीरे धीरे आ रहा है। उसके साथ साथ जो क्रॉपलैंड है जहाँ पर खेती की जा रही है वहाँ पर फर्टिलाइज़र डाला जा रहा है, उर्वरक डाले जा रहे हैं, और उर्वरक के बाद सिंचाई की जा रही है, तो उसका भी जो उर्वरक है वो भी धुल करके यहीं पर आ रहा है जो नीचे बैठ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी एल्गी, बहुत सारे खरपतवार, वीड्स अब हर जगह दिखाई देने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होता है? पहली सिचुएशन से जिसे अल्प पोषण कह रहे थे जब फ्रेश वाटर था, उसे बोलते हैं अल्प पोषण। ये कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, ओलिगोट्रॉपिक इंग्लिश में।
दूसरी सिचुएशन जो अभी आपको दिख रही है इसको बोलेंगे मध्य पोषण या मीजोट्रॉपिक। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन है जो कि सुपोषण, जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्या सिचुएशन है, उसके लिए एक नया फोटो बनाते हैं। ठीक है, नया फोटो फिर से बनाते हैं। नए फोटो में क्या है कि अब जो तालाब है आपका वो बिल्कुल यहाँ तक या यहाँ तक का तालाब था और इतना नीचे से, ठीक है, सेडिमेंट्स के द्वारा पट गया। ठीक है, और अभी भी मानव जनित बहुत सारे पॉल्यूशंस जो है इसमें पड़ रहे हैं। यहाँ पर क्रॉप फील्ड है, इसकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हर इसमें एल्गल ब्लूम हो गया, हर जगह एल्गीज, हर जगह शैवाल, बहुत सारे मछलियों की संख्या बिल्कुल कम हो गई और मछलियाँ डेंजर हो चुकी हैं, अब खाने के लिए डेंजरस है। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति, अब ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर पोषक पदार्थों की परिपूर्णता हो जाए, मीन्स अबंडेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, बहुत सारे शैवाल्स हो जाए, यानी कि एल्गल ब्लूम, ठीक है, शैवाल प्रस्फुटन हो जाए किसी लिमिटेड जगह पर, यानी कि लेंटिक इकोसिस्टम में, स्थिर जलीय पारितंत्र में अगर ऐसा होता है तो इस अवस्था को सुपोषण अवस्था कहते हैं। वो ज़्यादा पोषण मिल गया ना, जितनी ज़रूरत नहीं थी। मीन्स 6 महीने के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को आप 5 साल 7 साल के बच्चे के इतना खाना खिला दो ज़बरदस्ती, तो शरीर को क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सिमिलर वही है कि यहाँ पर सुपोषण हो गया। अब इस तरह के सुपोषण की स्थिति में जब खरपतवार ज़्यादा हो गए, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि खरपतवार ज़्यादा हैं, जलीय जीवों को उतना मिल नहीं पा रहा है, प्रकाश संश्लेषण ढंग से हो नहीं पा रहा है, ऊपर से ढक गया है, नीचे के जीव परेशान है, तो यही स्थिति सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहलाती है। बहुत ही आसान सा है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ आज का क्या। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक जो इसी का दूसरा पार्ट था, प्रवाह जलीय पारितंत्र। हमने अभी स्थिर जलीय पारितंत्र या लेंटिक इकोसिस्टम पढ़ लिया, प्रवाह जलीय पारितंत्र के बारे में जान जाते हैं। प्रवाह जलीय पारितंत्र में क्या आता है दोस्तों, जो झरने हैं हमारे, जो नदियां हैं, वो हमेशा बहती रहती हैं, सतत वाहिनी होती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर पेरेनियल, हमेशा सतत बहती रहती हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स धीरे धीरे मैदानी इलाकों में प्रवेश करते हैं और फिर सारा कचरा रास्ते का बहा करके नदियों में लाते हैं। नदियों से फिर धीरे धीरे डेल्टा अगर वो बना रही है तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जल क्या होता है, अपेक्षाकृत साफ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर रही हैं हमेशा। इस तरह के पारितंत्र में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा अधिक होती है, छोटी मछलियाँ अधिक होती हैं, तापमान थोड़ा डिफरेंट रहता है। लाइक जब ग्लेशियर्स से नीचे आती हैं नदियाँ तो ग्लेशियर्स ठंडा है तो वहाँ पर नदियों का जल शीतल होता है। फिर धीरे धीरे जब मैदानी इलाकों में आने लगती हैं तो नदियों का जल गर्म होने लगता है और अपने एंड पॉइंट पर मान लीजिए फिर से वेदर कहीं चेंज हो रहा है तो फिर नदियों का जल गर्म ठंडा, इस तरह तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस होता रहता है। इस तरह की नदियों में एक चीज़ और है कि मछलियाँ मैंने बताया अधिक होती है, लेकिन जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, पादपों की, वो बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। लाइक ये फ्लो करती हैं तो बहुत प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं इस तरह में। ठीक है, किनारे पर यानी कि उनके कोस्ट पर भले प्लांट्स पाए जाए बट अंदर आपके बहुत डिफरेंट प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि इनका जो प्रवाह होता है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर जैसी ढाल मिलती है, जैसा प्रवणता रहेगी उस तरह की प्रवाह जो है आपको मिलती रहेगी। अब इसमें जो जैव विविधता में क्या क्या पाया जाता है तो आपको भी पता है कि मेढक, सीपिया, निम्फ से लेकर के आपके शैवाल्स में अगर जाएंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाएगा, डायटम्स मैंने बताया ही आपको। उसके अलावा फोन्टोलेनिस पाया जाता है, एक चीज़ है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। अब फ्लो के आधार पर इसको कुछ लोग बांटते हैं कि फ्लो जोन कैसा है, कि पूल टाइप है या फिर तीव्र गति क्षेत्र है या प्रवाहित क्षेत्र यानी कि फ्लोइंग वाटर जोन है। तो इस विषय में आपको नहीं जानना है ज़्यादा। ठीक है, आगे जो एक थ्योरी मैंने पढ़ाने के लिए कही थी वो मैं एक थ्योरी यहाँ पर आपको लिखता हूँ, है रिवर कंटिन्यूम थ्योरी। रिवर कंटिन्यूम थ्योरी। रिवर कंटिन्यूम थ्योरी क्या है? नदी सातत्य सिद्धांत। नदी सातत्य सिद्धांत क्या है? इसे क्यूमेंस और वेनोट ने प्रतिपादित किया।
क्यूमिन्स और वैनोट ने प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने ये किया कि नदी अपने ओरिजिन से लेकर के अपने अंतिम छोर तक, जहाँ पर वो समुद्र में या किसी अन्य जगह मिलती है, एक गतिशील और परिवर्तनशील पारितंत्र का निर्माण करती है। गतिशील और परिवर्तनशील क्या है कि इसमें जिस भी इकोसिस्टम का निर्माण होता है, इस रिवर्स इकोसिस्टम में जिसका भी जो इकोसिस्टम एक बन रहा है वो हमेशा बदलता रहेगा। लाइक जब नदी शीतल है, यानी कि ग्लेशियर से वो पानी बन रही है, तो नदी ठंडी है तो वहाँ पर इकोसिस्टम जो पाया जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर वो नदी मैदानी इलाके में जा रही है जहाँ पर अगल बगल ग्रासलैंड्स है, तो वहाँ पर इकोसिस्टम थोड़ा दूसरा होगा, वहाँ पर प्रजातियाँ दूसरी पाई जाएंगी। और फिर वो नदी जा करके सेडिमेंट्स को लेकर के डेल्टा फॉर्म कर रही है और समुद्र में मिल रही है, तो वहाँ पर इकोसिस्टम डिफरेंट होगा। तो ये लोग देते हैं गतिशील और परिवर्तनशील। ठीक है, तो क्यूमिन्स और वैनोट ने गतिशील और परिवर्तनशील कहा, नदी सातत्य सिद्धांत दिया। ये आपका इसका लास्ट टॉपिक था आज का। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे किडनी ऑफ द लैंडस्केप किसको कहते हैं, भूदृश्य के गुर्दे किसको कहते हैं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भूदृश्य के गुर्दे किसे कहा जाता है। किडनी ऑफ द लैंडस्केप किसको कहा जाता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल सुपर मार्केट, बायोलॉजिकल सुपर मार्केट किसको कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में देखता हूं मैं कौन बताता है। टीचर्स डे पे आप मेरे लिए यही गिफ्ट दे देना कि कमेंट बॉक्स में 2 चीज़ों का आंसर करिए कि किडनी ऑफ द लैंडस्केप किसको कहते हैं, यानी कि भूदृश्य के गुर्दे, और जैविक सुपर बाजार या बायोलॉजिकल सुपर मार्केट किसे कहते हैं। ओके, चलते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम में मैंने एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, सलाइन और मरीन लगभग बता दिया है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड आप खुद से स्टडी कर लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना इसको। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इकोटोन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज़ इकोटोन। इकोटोन होता क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है इकोटोन इज जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन 2 और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। 2 विभिन्न तरह के अगर इकोसिस्टम मिलते हैं, ठीक है, या 2 से अधिक तरह के विभिन्न इकोसिस्टम अगर साथ में मिलते हैं, तो वहाँ पर इकोटोन का निर्माण होता है। इकोटोन इकोटोन ही होता है हिंदी में भी। एग्जाम्पल के लिए इसमें है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है रिप्रेजेंट करता है इकोटोन किसमें मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। ठीक है, मैंने बताया कि मैंग्रोव होते क्या हैं। मैंग्रोव एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपका थोड़ा मार्शी लैंड पाया जाता है, थोड़ा दलदली, थोड़ा नमक से भरी हुई लैंड पाई जाती है। ठीक है, और वहाँ पर जो पेड़ उगते हैं वो मैंग्रोव्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दलदली और स्वैम्पी लैंड में जो पेड़ उगते हैं उन्हें मैंग्रोव कहते हैं। अब ये दलदली और स्वैम्पी लैंड आ कहाँ रही है, तो बेसिकली जब नदियाँ जा करके आपके सागर में मिल रही हैं, ठीक है, अगर वो डेल्टा फॉर्म कर रही हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहाकर ला रही हैं, या जस्ट उसके पहले, डेल्टा फॉर्म करने के जस्ट पहले ही वो अवसाद जो बहाकर ला रही हैं वो एक मार्शी दलदली चिपचिपा सा इलाका बना रही हैं। ठीक है, आप भी समझो, जब आप फुली ओशन में चले जाओगे तो बिल्कुल वो एक तरह का ब्रैकिश और फ्रेश वाटर, मतलब कि नमकीन तो रहेगा लेकिन फ्रेश वाटर है। और जब नदियाँ स्टार्ट हो रही हैं, मुहाने तक आ रही हैं अपने, वहाँ तक भी नदियों में जो पानी बह रहा है वो गंदा मटमैला बह रहा है, क्योंकि जब स्टार्ट हो रहा है ग्लेशियर तो वहाँ पर साफ़ है, जब मुहाने पर पहुँच रहा है तो बहुत सारा गाद लेकर के पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये जो गाद लेकर के पहुँच रहा है ये 1-2 किलोमीटर तक तो जमती नहीं है गाद, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स कांट से इतना नहीं कहा जा सकता, लेकिन 50 किलोमीटर तक वो जो है सेडिमेंट्स, वो अवसाद जो है वो बिल्कुल दलदली सा, ठीक है, जिसमें पैर धंस जाता है, जिन्हें आप रेवाइंस भी कभी कभी कहते हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा है रेवाइंस का हिंदी, बीहड़ कहते हैं। ठीक है, वो दलदली सा इलाका। ठीक है, तो ये दलदला एरिया फॉर्म करती है। तो इस दलदले एरिया में क्या होता है कि जो ट्रीज़ उगती हैं वो ठीक से सांस नहीं ले पाती, तो या तो हवा में उगती हैं, तैरती हुई रहती हैं पानी पर। ठीक है, और जो न्यूमेटोफोर्स टाइप की होती हैं जो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, लेकिन जड़ें सांस लेने के लिए फिर बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इकोटोन फॉर्म करता है मरीन, यानी कि समुद्री और स्थलीय इकोसिस्टम के बीच में। ठीक है, अदर एग्जाम्पल और भी है, जैसे ग्रासलैंड में है, एस्चुरी में है, रिवर बैंक में है, हर जगह है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है, आप देख रहे हैं
कि ये लैंड इकोसिस्टम है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और इसके बीच में एक ट्रांजिशनल इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया जहाँ पर इसके भी गुण पाए जा रहे हैं और इसके भी गुण पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है इसे ही हम लोग मार्शलैंड या इकोटोन, जिसका एग्जांपल दे रहा है मार्शलैंड, वही मैं भी कह रहा था, दलदली इलाका मार्शी लैंड, तो ये आपका इकोटोन फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नीचे। तो नीचे के बारे में मैंने बता दिया था कि नीचे जो है यूनिक फंक्शनल रोल प्लेस करता है, फिजिकल और केमिकल फैक्टर स्पीसीज मेड टू सर्वाइव द हेल्दी रिप्रोड्यूस। नीचे इज यूनिक फॉर एवरी स्पीसीज, मैंने बताया था कि नीचे जो होता है वो सारी स्पीसीज़ के लिए यूनिक होता है, विच मीन्स 2 स्पीसीज हैव एक्सटिंक्ट आइडेंटिकल नीचे। 2 सेम टाइप के स्पीसीज़, मतलब आप भाई भाई 2 लोग, लेकिन डिफरेंट टाइप के कार्यात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो कार्य क्षमता होती है वो डिफरेंट होती है। कोई बढ़ई बन गया, कोई कुम्हार बन गया, ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग हो गई। तो नीचे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जीवधारियों के कंजर्वेशन में, संरक्षण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बार बता चुका हूँ पहले भी। अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए नहीं थे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कौन सा जैविक कारक, बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक कारक नहीं है इकोसिस्टम में, निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो पहला है एयर, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है प्लांट, चौथा है एनिमल। बैक्टीरिया का बैक्टीरिया, प्लांट का पता ही है आपको पौधे, और एनिमल्स का जंतु। तो एयर, क्योंकि एयर जो है वो जीवित चीज़ नहीं है, हालांकि उसमें जीवित चीज़ें हैं, लेकिन एयर को हम लोग अबायोटिक कंपोनेंट में लेते हैं। एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, हिल हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें, इन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट के रूप में लेते हैं इकोसिस्टम के। आरएएस 2013 में आया था, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज इन इको बॉडी। तो इको बॉडी का क्या मतलब है, इकोलॉजिकल बॉडी, जो हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसी का मतलब है इको बॉडी, उसके लिख दिया है। तो इकोलॉजिकल बॉडी क्या होता है, किसके थ्रू होता है, एनर्जी इमिटेड बाय फर्मेंटेशन, जो किण्वन होता है उसके द्वारा जो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसे कहते हैं। या फिर प्रिजर्व्ड वेजिटेबल शुगर, जो कि वेजिटेबल शुगर जो है प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसके द्वारा। सोलर एनर्जी तीसरा ऑप्शन है, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है सोलर एनर्जी, क्योंकि मैंने बताया भी है आपको कि जो भी जीवधारी होते हैं, जो भी शायद प्राथमिक उपभोक्ता हैं हम लोग, सॉरी जो उत्पादक हैं हम लोग के, वो एक ही एनर्जी सोर्स का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10% लॉ इज़ रिलेटेड विद। तो 10% का नियम किसके साथ रिलेटेड है। तो 10% लॉ जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आंसर लिख रखा है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल। मतलब खाद्य के रूप में एक चरण से दूसरे चरण की ओर जब गुजरता है तो वही 10% रूल उसी से संबंधित होता है। इसे लिंडमैन्स ने दिया था, ठीक ना। लिंडमैन का 10% रूल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और एनर्जी ये अगर 10% यूज़ होती है तो लॉस कहाँ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो अगर कभी लिखने को आए तो लॉस एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र में, यानी कि स्थानांतरण में, ऊर्जा के स्थानांतरण में लॉस हो जाती है। रिस्पायरेशन में जो हम लोग श्वसन लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया जो होती है उसमें आपकी लॉस हो जाती है, यानी कि O2 CO2 एक्सचेंज जो हमारा गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, जितना ATP फॉर्म हो रही है, 38 ATP जो फॉर्म होती है, उन सब में जो है एनर्जी लॉस हो जाती है। और डाइजेशन में जो हम लोग भोजन को पचाते हैं उसमें रेस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस हो जाती है। हम लोग या कोई भी, किसी भी चरण का कोई भी जीवधारी जो डाइजेशन करता है उसमें जो है एनर्जी लॉस होती है। तो लिंडमैन्स ने कहा था कि अगर आप 100 ऊर्जा के किसी चीज़ को खाते हो, किसी प्लांट को खाते हो, तो आपको टोटल जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो 10% ही आप दूसरे को कन्वे कर पाओगे, 10% ही आपको मिलेगी। यानी कि 100 खाओगे तो 10% मिलेगा उसका, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल, तो उसकी फ़ोटो एक बार बहुत पहले मैंने दिखाया था, देखिए। मैंने यहाँ भी बताया था लिंडमैन का 10% रूल, ये शायद मेरी पहली या दूसरी लेक्चर थी। इसमें मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के पास 100% है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास उसका 10% जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 1%, टर्शियरी के पास 0.1%। देखिए मैंने लिखा हुआ है, मैं ये बताया हुआ था क्लास में, आँख नाक सब खुला रख के, ठीक है, मुंह मत खुला रखिए, बाकी सब खुला रखिए, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो यही चीज़ है कि इस लेवल से ऊपर ट्रॉपिक लेवल पर जाएगा, इस लेवल से ऊपर ट्रॉपिक लेवल पर जाएगा, तो 10% ऑफ एवरी ट्रॉपिक लेवल। तो आज के लिए लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस को शामिल किया जाए।
कुछ बीओडी समझा जाए। चलिए बीओडी का एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो बीओडी मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। देखिए जनरली होता क्या है कि जो नदी का मुहाना है, मतलब नदियाँ जहाँ सागर में मिलती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो तलछट के कण हैं यानी कि सेडिमेंट्स, वो क्या होते हैं, जो तली में, सेडिमेंट्स नहीं सॉरी, जो तलछट के कण हैं, तलछट, वो घट जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तलछट के कण अधिक होते हैं। जब नदी स्टार्ट होती है, नदी जब शुरू होती है यानी कि जब इसका स्टार्टिंग है, तो तलछट के कण अधिक होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो तलछट के कण हैं ये अधिक होते हैं, यानी कि जो बॉटम में सेडिमेंट्स हैं वो बैठ जाएंगे ना, नदी जब अपने मुहाने तक पहुंचेगी, जो अपने बेसिन तक पहुंचेगी, और जब शुरू होगा तो तलछट के कण अधिक होंगे। वहीं यहाँ पर जब रहेगी नदी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल कम होगी, यहाँ पर होगी, और धीरे धीरे नदी जब लास्ट में पहुँचेगी तो बीओडी जो होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह बना सकते हैं कि तलछट के कण यहाँ पर बहुत अधिक है और यहाँ पर तलछट के कण बहुत कम हो गए, और बीओडी जो है यहाँ पर बहुत कम है और यहाँ पर बीओडी जो है बहुत अधिक हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। परंतु मध्य में क्या होगा, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी, प्रोडक्टिविटी अधिक होगी, गाद के कण का आकार यहाँ पर भी जो है अधिक रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बीओडी मैं कहा था एक्सप्लेन करने के लिए, तो बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो चलिए समझ लेते हैं बीओडी क्या होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होती है, मान लो ये कोई वाटर है, ठीक है, इसमें जो डिज़ोल्व O2 है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, क्या करते हैं, उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक है, उसे ही हम लोग बीओडी कहते हैं। दूसरे शब्दों में से समझिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो भी ऑक्सीडाइज करने के लिए, क्या चीज़ों को ऑक्सीडाइज करने के लिए, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे, उसके लिए हमारा, या ऑक्सीडाइज करेंगे दूसरे टर्म में, उसी के लिए हम लोग के गिवन सैंपल ऑफ वाटर में इतनी ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ठीक से ऑर्गेनिक मैटर्स को डिसॉल्व कर पाएँ, ब्रेक डाउन कर पाएँ उनका, ठीक है। इसके लिए उन्हें जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो प्रभावित किस किस चीज़ से होती है, तो प्रभावित बहुत सारी चीज़ों से होती है, ठीक है। जैसे पानी का पीएच से प्रभावित हो जाती है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जनरली जो वाटर का पीएच है उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है, टेम्परेचर है उससे प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वो भी अगर ऑक्सीजन का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रभावित होती है। इसके अलावा जो हाई बीओडी अगर हो, यानी कि हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो इसका मतलब होता है कि लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तभी तो हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर बीओडी कम है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है थोड़ा फ्रेश होगा, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पर एनफ, पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। यही चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसको और क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू।